इस चैप्टर में अगर स्टार्टिंग से बात की जाए तो स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि हमने 3 क्वेश्चन को पता करना था इसके अंदर। एक क्वेश्चन ये था कि भाई किस तरीके से ये सोलर सिस्टम और यूनिवर्स फॉर्म हुआ, और जब एक बार यूनिवर्स फॉर्म हो गया तो उसके ऊपर पहला ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म हुआ इसकी बात आई थी। और जब पहला ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया तो सवाल आया कि आखिर किस तरीके से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है। जब अर्थ के फॉर्मेशन की बात आई या सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की बात आई या यूनिवर्स के फॉर्मेशन की बात आई, तो वहां पर हमने कह दिया कि बेसिकली एक बिग बैंग थ्योरी था जिसने इसको समझाया। इसी तरीके से सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को समझाया था सोलर नेब्यूला ने। और उसके बाद अगर देखा जाए तो बाद में फिर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब अर्थ फॉर्म हो गया तो उसके बाद सवाल आता था कि किस तरीके से पहला ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है अर्थ पर। तो उसके लिए अलग अलग थ्योरीज आई, अलग अलग हाइपोथेसिस आया। सबसे पहली थ्योरी ये आई कि किस तरीके, दैट इज अ सुपरनेचुरल थ्योरी। और सुपरनेचुरल थ्योरी में ये कहा गया कि बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली यानी अलग अलग मजहबों के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनिज्म दुनिया में आया पहले, ह्यूमंस। लेकिन यहाँ जो पहली थ्योरी थी उस थ्योरी ने ये बताया कि किस तरीके से ह्यूमन आया। ह्यूमन आने का मतलब उसने थ्योरी ने भी क्या बताया, बल्कि थ्योरी का सिंपली ये कहना था कि अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो पहले आने वाले जो ह्यूमन थे वो अलग थे। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी में चले जाएं तो पहले आने वाले जो ह्यूमंस थे वो अलग थे। तो इसका मतलब जैसे जैसे रिलीजियस चेंज होता जा रहा था, जैसे जैसे रिलीजन चेंज होता जा रहा था, वैसे वैसे ह्यूमन चेंज होते जा रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो रिलीजन जो है वो सिर्फ ह्यूमंस के बारे में बता रहा था, बाकी ऑर्गेनिज्म कैसे आए उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। इवन रिलीजन ये तक नहीं बताया था रिलीजन ने कि ये ह्यूमंस आए कहां से, और उन्होंने अपनी अपनी बातों को बताया, ठीक है, जिसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था। इसके बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन आया, यानी एक थ्योरी आई दैट इज अ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जहां पर आपने देखा कि ऑर्गेनिज्म अपने आप से प्रोड्यूस हो रहा है जहां पर भी खाना मौजूद है। और इस बात को डिस्कार्ड किया था लुइस पास्चर ने, स्प्लेंजेनी ने और रेडी ने। और लुइस पास्चर ने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने क्या किया कि बेसिकली एक जगह मटेरियल को स्टरलाइज किया और उसमें एस शेप की डिलीवरी ट्यूब यूज किया। और एस शेप की डिलीवरी ट्यूब जो है वो एक तरीके का फिल्टर की तरह काम करती थी। और जब तक वो डिलीवरी ट्यूब लगी रही तब तक उस फूड के अंदर यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाया था। लेकिन जब उसने उस डिलीवरी ट्यूब को तोड़ दिया और एयर कांटेक्ट में आया तो उसने देखा कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया। तो इससे एक बात ये क्लियर हुई कि ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली एयर से आ रहा है, एनवायरमेंट के अंदर है, बेसिकली अलग अलग फॉर्म में या स्पोर्स की शक्ल में। उसके बाद एक और थ्योरी आई दैट इज अ थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया, ठीक है। इसके बाद ये सारी थ्योरी डिस्कार्ड हुई और लास्ट में मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आया, जिसको दिया बेसिकली जिसको ओपरेन और हाइडेन ने दिया था और जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया मिलर एंड यूरे ने। तो इस थ्योरी ने ये बता दिया कि आखिर किस तरीके से पहला ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, ठीक है। अब सवाल ये आता था कि पहला ऑर्गेनिज्म जब फॉर्म हो गया तो कैसे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। तो हमने पहला सबूत इस चीज का देखा कि फॉसिल्स एविडेंसेस हमने देखे। फॉसिल्स एविडेंसेस हमें ये बताते थे कि पहले ऑर्गेनिज्म किस तरीके का, उस ऑर्गेनिज्म में कैसे मॉडिफिकेशंस आया जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ और कुछ ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हुए, और जब एक्सटिंक्ट हुए तो ये बेसिकली फॉसिल्स की शक्ल में हमें मिले। तो एक तरीके से देखा जाए तो फॉसिल्स ने इस बात का सबूत दिया कि कैसे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यहां पर फॉर्म हुआ होगा। फॉसिल्स के बाद बात आई तो देखा गया कि ऑर्गन सिस्टम पे क्या फर्क है। तो देखा गया कि एक होमोलोगस ऑर्गन्स आए, एनालॉगस ऑर्गन्स आए। और होमोलोगस ऑर्गन ये कहता था कि यानी जरूरत के हिसाब से ऑर्गन अपने अंदर चेंजेस लेकर आया, अदरवाइज उसके जो स्ट्रक्चर थे वो सेम थे। एनालॉगस ऑर्गन ये कहता था कि डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन काम सेम होने की वजह से, सेम काम करने के लिए वो डिफरेंट ऑर्गन सेम काम परफॉर्म करने लगा। इसी तरीके से अलग अलग
यानी रीजंस आए जिसके बिना पर यह डिसाइड हो पाया कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है। तो एक एवोल्यूशन का जो रीजन था वो ये भी था कि दैट इज एन एविडेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो सवाल ये आता है कि व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स? वेस्टिजियल ऑर्गन्स किसको कहते हैं? तो दीज आर फंक्शनलेस ऑर्गन्स। तो ये ऑर्गन जो है वो फंक्शनलेस ऑर्गन है बेसिकली, जिनका बॉडी में कोई काम नहीं है, समझ रहे हैं? बट मैंने यहां लिखा है कि दे आर फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर्स। ये फंक्शनल थे किसके अंदर? आवर एंसेस्टर्स के अंदर। तो अब सवाल ये आता है कि एंसेस्टर किसको कहते हैं भाई? हाँ जी, एंसेस्टर्स किसको कहते हैं सर? पूर्वज। पूर्वज का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 2 या 3 जनरेशन पहले की बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है बेसिकली तकरीबन 20 जनरेशन पहले या उससे और पहले, ये कहलाते हैं एंसेस्टर्स। बात समझ में आ रही है? यहां पर ये काम करते थे लेकिन अब इनका काम करने का मामला बंद हो गया है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स की अगर बात की जाए तो बॉडी के अंदर, यानी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन कितने वेस्टिजियल ऑर्गन्स होंगे? नियरली, हाँ जी नबिया, कितने? 4-5। अराउंड 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन कितने वेस्टिजियल ऑर्गन्स है? अराउंड 90 हैं, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो एक है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, दैट इज अ निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इन आई। ये भी एक तरीके का वेस्टिजियल पार्ट है। मछलियों में ये काफी फंक्शनल होता है। इसी तरीके से बात की जाए तो मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो अपना ईयर पिन्ना को हिला लेते हैं, इसका मतलब उन लोगों में मसल्स काम कर रही है। लेकिन मेजॉरिटी लोग अपना ईयर पिन्ना को नहीं हिला पाते, तो इसका मतलब इन लोगों में ये मसल जो है वो वेस्टिजियल है। क्लियर है? ईयर पिन्ना तो समझते होंगे या नहीं? नेक्स्ट आइए, दैट इज अ कोशिक्स। कोशिक्स किसको कहते हैं भाई? कोशिक्स कहते हैं बेसिकली टेल को, टेल बोन को कहते हैं कोशिक्स। इसके बाद नेक्स्ट आइए तो ये बताइए कौन सा टीथ है जो बेसिकली वेस्टिजियल है? सर विजडम टीथ। दैट इज अ विजडम टीथ। विजडम टीथ ये भी वेस्टिजियल है। तो ऑब्वियस बात है कि पैदाइशी तो ये सारे ऑर्गन जो है, ऐसा नहीं होगा कि जब से दुनिया में आए या जब से ऑर्गेनिज्म में आए तब से ये काम ही नहीं करते थे, बल्कि जैसे जैसे बॉडी एडवांसनेस की तरफ बढ़ती गई है, जैसे जैसे बॉडी एडवांसनेस की तरफ बढ़ती गई, वैसे वैसे ये ऑर्गन जो है काम करना इन्होंने बंद कर दिया। और ये इनका काम करने बंद करने का मतलब है कि बॉडी अच्छाई की तरफ जा रही है, और जो पार्ट बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था वो पार्ट वेस्टिजियल हो रहा है। तो जैसे कि विजडम टीथ है, विजडम टीथ का मतलब हुआ दैट इज अ थर्ड मोलर। कभी माउथ में झांक के देखिएगा, इस टीथ के ऊपर एक फ्लैप के जैसा होता है, हल्का सा फ्लैप होता है। इसी तरीके से एक और देखते हैं, दैट इज अ कैनाइन टीथ की बात कर लेते हैं। तो कैनाइन टीथ भी तकरीबन वेस्टिजियल ही है। बॉडी के ऊपर जो हेयर्स हैं ये भी एक तरीके के वेस्टिजियल है। इसी तरीके से दैट इज निपल्स या टीथ्स इन मेल, ये भी वेस्टिजियल है। इसी तरीके से देखा जाए तो चलिए इतना ही बहुत है, छोड़िए। तो ये सारे पार्ट जो हैं कैसे हैं? दिस ऑल आर द वेस्टिजियल पार्ट। यहां तक क्लियर हुआ? तो फोर्थ जो रीजन है या फोर्थ एविडेंस है, एविडेंसेस का मतलब क्या होता है भाई? तो फोर्थ एविडेंसेस है फ्रॉम एटाविज्म। तो अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज एटाविज्म? हाँ जी, क्या होता है एटाविज्म, ये बताइए।
एटाविज्म का एक और भी नाम है, दैट इज अ रिवर्जन। हाँ जी बताइए जल्दी से, एटाविज्म किसको कहते हैं, कुछ अंदाजा है? तो एटाविज्म का मतलब होता है कि एक्सटिंक्ट कैरेक्टर्स may appear in any generation। क्या मतलब हुआ इस बात का कि एक्सटिंक्ट जो कैरेक्टर हो चुके हैं वो किसी भी जनरेशन में क्या हुए हैं, यानी रीअपियर हो गए, दैट इज दोबारा से अपियर हो गए हैं जो एक्सटिंक्ट कैरेक्टर थे। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कहा कि टेल, दैट इज टेल इन न्यू बॉर्न बेबी, दैट इज टेल इन न्यू बॉर्न बेबी। ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो पहले ह्यूमन में नजर आता था, लेकिन अब ये कैरेक्टर ह्यूमन से एलिमिनेट हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन आज भी कुछ ऐसे बेबीज हैं, आज भी कुछ ऐसे बेबीज हैं जिनमें ये एक्सटिंक्ट कैरेक्टर नजर आ जाता है। आज भी बेबीज ऐसे हैं जिनमें ये एक्सटिंक्ट कैरेक्टर जो एक्सटिंक्ट हो चुका है वो अपीयर हो जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि एक और कैरेक्टर है जो कभी कभी रीअपियर हो जाता है, दैट इज अ लॉन्ग एंड थिक बॉडी हेयर्स। ये बेसिकली वुली हेयर्स हैं। कुछ लोगों की बॉडी में आप देखेंगे तो बड़े बड़े काफी बाल नजर आते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। अदरवाइज आज अगर देखते हैं तो ये बॉडी के हेयर्स तकरीबन बहुत छोटे हो गए या रिड्यूस्ड हो गए। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के अंदर फंक्शनल मसल्स होती हैं इन ईयर पिन्ना, यानी कुछ लोगों के अंदर जो फंक्शनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं ईयर पिन्ना के अंदर। यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताइए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज फिफ्थ एविडेंस है, दैट इज एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक। दैट इज कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक का एक और भी नाम है, दैट इज अ मिसिंग लिंक। तो ये एविडेंसेस हैं बेसिकली कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक से। तो मैंने कहा कि मिसिंग लिंक या कनेक्टिंग लिंक का मतलब है कि organism having some common characters, having some common characters present in both group of animal, both group of animals। जैसे कि अगर वायरस की बात कर लें, वायरस की क्वालिटी ये होती है कि ये एक तरीके का बेसिकली कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये बेसिकली कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका मतलब वायरस की क्वालिटी ये है कि कभी तो ये लिविंग की तरह बिहेव करेगा और कभी ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। और आपको ये अच्छे से पता है कि लिविंग की तरह ये होस्ट में करता है और नॉन लिविंग की तरह ये इन्वायरमेंट के अंदर करता है। ये बात आपको पता है। तो इसका मतलब वायरस भी एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसी तरह अगर आप देखें तो यूग्लिना का शायद नाम सुना हो। हाँ जी, यूग्लिना कैसा ऑर्गेनिज्म होता है जरा बताइए।
Sir, plant like. प्लांट भी लाइक और एनिमल्स लाइक, ये दोनों। तो ये कनेक्टिंग लिंक है या मिसिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। और ये प्लांट एंड एनिमल का कनेक्टिंग लिंक इसलिए है क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों मोड को शो करता है। ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक दोनों मोड को शो करेगा। और जब दोनों मोड को शो कर रहा है तो आपने इसका नाम दे दिया दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। दिस इज अ यूग्लिना। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ प्रोटेरोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया की अगर बात करें तो ये बेसिकली बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा, इसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये प्रोटेरोस्पोंजिया। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ न्यूक्लिनिया। न्यूक्लिना ये है बेसिकली बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। तो ये जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये है पेरिपेटस। दिस इज पेरिपेटस। पेरिपेटस जो है ये बिटवीन एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा, बिटवीन एनालिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा, इसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ बेलेनोग्लॉसस। दैट इज अ बेलेनोग्लॉसस। ये बेसिकली कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट। बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है ये। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो दिस इज अ चिमेरा। चिमेरा जो है ये बिटवीन कार्टिलेजियस एंड बोनी फिश है, बिटवीन कार्टिलेजियस एंड बोनी फिश है ये। इसी तरीके से देखा जाए तो ये है प्रोटोटेरस। दैट इज अ प्रोटोटेरस। तो प्रोटोटेरस का मतलब है दिस इज अ लंग फिश। और लंग फिश की अगर बात की जाए तो ये बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस के बीच में है। ये फिश एंड एम्फीबियंस के बीच में है। एक है सिमोरिया। सिमोरिया ये बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होगा। तो सिमोरिया जो है बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स है। आर्कियोप्टेरिस के बारे में क्या कहना है आपको? हाँ जी, किस किस के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है ये? So birds are reptiles. तो दैट इज रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स।
इसी तरीके से अगर याद हो तो ये है प्लेटिपस। याद है प्लेटिपस के बारे में जानते हैं? हाँ जी, प्लेटिपस और एकिडना क्या होता है? Sir, egg-laying mammal. तो ये एग लेइंग मैमल्स हैं। तो ये एग लेइंग मैमल्स किस किस के बीच के कनेक्टिंग लिंक है? तो ये बेसिकली बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच का है। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई है? नेक्स्ट आते हैं अब हम, एक और एविडेंस आता है, दैट इज एक और सबूत आता है, दैट इज एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। तो एविडेंस देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी का, एम्ब्रियोलॉजी का एविडेंस देखते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी के एविडेंस में एक लॉ है, दैट इज अ बियर्स लॉ। बियर्स लॉ क्या कहलाता है? तो पहली चीज बियर्स लॉ में पहले हम ये समझ लें कि इसको दिया किसने था। तो गिवन बाय बियर। और ये कहलाते हैं फादर ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इनका कहना था, बियर्स लॉ का कहना था कि जनरल कैरेक्टर्स जो है, जो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं, आर अपीयर फर्स्ट। पहले जर्नल कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है, देन स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर, देन स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर इन एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले कौन से कैरेक्टर्स आएंगे? तो जर्नल कैरेक्टर्स पहले आएंगे, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर जो है वो बाद में आएंगे एम्ब्रियो के अंदर। फिर एक और थ्योरी आती है, दैट इज अ रिकैपिटुलेशन थ्योरी, दैट इज रिकैपिटुलेशन थ्योरी। और रिकैपिटुलेशन थ्योरी की बात करें तो मैंने कहा कि इसको दिया था बेसिकली गिवन बाय, कुछ याद है किसने दिया होगा? इसका नाम सुना है कभी? तो इसने एक लाइन कही थी, दैट इज एन ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी। तो दैट इज एन ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी। अब सवाल यह है कि ऑन्टोजेनी क्या चीज होता है और फाइलोजेनी क्या होता है। तो ऑन्टोजेनी की बात करें तो ये कहलाता है एम्ब्रियो, और फाइलोस की बात कर लें तो ये कहलाता है एंसेस्टर। तो इस थ्योरी में, रिकैपिटुलेशन थ्योरी में, ई हैकेल का कहना था कि ऑर्गेनिज्म को अपने एम्ब्रियो वाले, एंसेस्टर वाले कैरेक्टर को रिपीट करना होगा बिफोर डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, embryo of different organisms are similar in earlier stage, in earlier stage, ठीक है, but later modified, later modify हो जाएंगे into respective
ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब हर ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो सेम है। इस बात से ये समझ में आ रहा है कि कैसे ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट कर रही है फाइलोजेनी को। यहां तक क्लियर हुई बात या नहीं हुई? हाँ जी, बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट आइए, यहां पर अगर देखा जाए तो इसके एक एग्जांपल्स को और देख लेते हैं हम। एग्जांपल्स में तो मैंने एग्जांपल की अगर बात करें तो मैंने कहा कि टैडपोल जो है, टैडपोल लावा, जो टैडपोल है, टैडपोल ऑफ एम्फीबियंस रिजेंबल विथ फिशेस। क्या मतलब हुआ? रिजेंबल विथ फिशेस, इससे क्या बात समझ में आ रही है कि पहले जो है टैडपोल जो था वो फिश की तरह ही थे, और फिश वाले टैडपोल जो है वो बेसिकली एम्फीबियंस में चेंज हुए हैं। तो टैडपोल का होना इस बात की गवाही दे रहा है कि फ्रॉग को पहले, फ्रॉग बनने से पहले, या ये जो ग्रुप है एम्फीबियंस, ये पहले किसी जमाने में फिश रहे होंगे, लेकिन फिशेस से ही इवॉल्व होकर टैडपोल बना, और टैडपोल जो है वो फर्दर एम्फीबियंस फॉर्म किया है उसने। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताइए। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है कि पहले 2 चैम्बर हार्ट आया, फिर 3 चैम्बर हार्ट आया। 2 चैम्बर हार्ट किस में आया था? दैट इज मछलियों में। उसके बाद 3 चैम्बर हार्ट किस में आया? थ्री चैम्बर हार्ट आया किसके अंदर आया था? तो ये 3 चैम्बर हार्ट किस में आया था बताइए? रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर। आपको याद है ये लाइन, दिस इज अ फार बॉम्बे एंड मुंबई, दिस इज फार बॉम्बे एंड मुंबई। तो F फॉर फिश, A फॉर एम्फीबियंस, R फॉर रेप्टाइल्स, B फॉर बर्ड्स और M फॉर मैमल्स। तो आप देख रहे हैं कि 2 चैम्बर हार्ट किस में था? फिशेस में। 3 चैम्बर हार्ट एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में था। क्लियर है? और 4 चैम्बर हार्ट किस में है बताइए? दैट इज 4 चैम्बर हार्ट, बर्ड्स और मैमल्स में। दैट इज अ बर्ड्स और मैमल्स में। 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि पहले जो है हार्ट जो था वो 2 चैम्बर का था, लेकिन बाद में 2 चैम्बर से वो 3 चैम्बर में चेंज हुआ, 3 चैम्बर फिर 4 चैम्बर में चेंज हुआ है। इसके बाद एक और एविडेंसेस देख लीजिए, दैट इज एन एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री से। दैट इज एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री से। तो ये बेसिकली एविडेंसेस है बायोकेमिस्ट्री से। तो मैंने कहा स्टार बना के लिखा है, मैंने कहा ऑल द केमिकल्स, केमिकल्स में क्या आ जाएगा? अमाइनो एसिड्स, कॉमा ग्लूकोज, कॉमा प्रोटीन्स, कॉमा डीएनए, कॉमा ईटीसी कर दिया है, कॉमा कॉमा करते करते, ठीक है, हैव सेम केमिकल कंपोजिशन, सेम केमिकल कंपोजिशन। तो सबके अंदर अगर देखेंगे तो सेम केमिकल कंपोजिशन है, अमाइनो एसिड में, ग्लूकोज में, प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं उन सारे ऑर्गेनिज्म में अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, डीएनए या जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं
वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर सेम होता है, प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं? इसके बाद अगर देखा जाए तो एक और एविडेंस आता है, ये वाला हो गया आपका, दैट इज कौन सा हो गया, 7 हो गया ना शायद। नेक्स्ट आइए, दैट इज एन 8 पर। तो एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। geographical distribution. This is the biogeographical distribution. तो मैंने कहा यहां पर on the basis of fauna and flora, on the basis of fauna and flora, एक शख्स था जिसका नाम था अल्फ्रेड वालेक। इनका पूरा नाम तो अल्फ्रेड रसेल वालेक है। अल्फ्रेड रसेल वालेक ने क्या किया कि होल वर्ल्ड को डिवाइड किया है, डिवाइडेड होल वर्ल्ड एज, कैसे क्या रहा है वो भी देख लीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहला आया दैट इज ओरिएंटल। ओरिएंटल बेसिकली वो लोग हैं जो एशिया में हैं। दूसरा ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन वो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया में। प्लियार्टिक जो है वो लोग हैं, प्लियार्टिक वो लोग हैं जो यूरोप में हैं। इसके बाद देखा जाए तो इथोपियन की बात करें तो इथोपियन जो है वो लोग हैं जो अफ्रीकन से हैं, जो अफ्रीका में हैं। नियोट्रॉपिकल की बात कर लें तो नियोट्रॉपिकल में वो लोग आएंगे जो साउथ अमेरिका में हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो एक है नियार्टिक, ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका वाले हैं। तो इस तरीके से अल्फ्रेड वालेक ने इसको बेसिकली डिवाइड किया था। उसने कहा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक द एंटायर लैंड ऑन ग्लोब is a single mass known as, कुछ याद है? ये जो एक अकेला मास था अर्थ का, पूरे लैंड का, उसको आप क्या कहते हैं? known as, हाँ जी, इसको हम कहते हैं पेंगिया। इसको आपने कहा पेंगिया। फिर मैंने कहा कि लेटर पेंगिया split into masses and start separating. तो ये बेसिकली जो पेंगिया था ये स्प्लिट हुआ मासेस के अंदर और ये मास एक दूसरे से अलग होने लगे।
तो इनका अलग होना कहलाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसको आपने नाम दे दिया, डेट इज नोन एज अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम दिया आपने इसका। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा जी, इसको जरा याद कर लीजिएगा, डेट इज अ पेंगिया को। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ लैंड मास। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि दैट इज व्हाट इज एडेप्टेटिव रेडिएशंस। जानते हैं एडेप्टेटिव रेडिएशन किसको कहते हैं? हाँ जी, या फिर एडेप्टेटिव डाइवर्जेंस। जानते हैं कुछ या नहीं? चलिए इसको पहले ऐसे समझिए कि अगर देखा जाए तो ये है बेसिकली मार्सुपियल्स रेडिएशन। दिस इज द मार्सुपियल रेडिएशन। इसका मतलब है कि ये मार्सुपियल के सारे एंसेस्टर ये थे, और इस एंसेस्टर से अगर देखा जाए तो एक बना टाइगर कैट, ये भी मार्सुपियल ही है। एक बना बेसिकली तस्मानियन वुल्फ, दैट इज अ तस्मानियन वुल्फ। ये सब मार्सुपियल हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो एक और बना, दैट इज अ शुगर ग्लाइडर। इसके बाद देखा जाए तो मार्सुपियल मोल बना। इसी तरह देखा जाए तो क्वाला बना। क्वाला तो जानते होंगे नहीं? हाँ जी, क्वाला जानते हैं नहीं? क्वाला, सर बियर। हाँ बियर के जैसा, बहुत छोटा होता है, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर पाया जाता है। दैट इज अ मेंडिकॉट। इसी तरीके से देखा जाए तो वॉम्बैट। इसी तरीके से देखा जाए तो कैंगारू। इसी तरीके से देखा जाए तो बीडेड आंटीटा। बीडेड का मतलब है कि जिसके ऊपर बेसिकली कुछ धब्बे हैं, दैट इज अ बैंडेड आंट ईटर है ये। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे मेंबर पहले इस जगह पर थे, जिससे